नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती और अखिलेश यादव एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से ही मायावती अखिलेश यादव पर हमलावर है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने कहा कि वो प्रदेश की सीएम बनना चाहती हैं और आगे चलकर प्रधानमंत्री भी। हालांकि राष्ट्रपति बनना उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मायावती ने सपा पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने यह कहा था कि विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा ने अपना वोट बीजेपी को दिया है। अखिलेश ने कहा कि अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है या फिर नहीं। अखिलेश के बयान पर मायावती लगातार हमलावर हैं और एक बार फिर से उन्होंने जुबानी वार तेज कर दिया है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है तो फिर ये लोग बीएसपी मुखिया को पुणे यहाँ मंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है। बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चल देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ। तो अखिलेश और मायावती का बयान आपने सुना। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कंचन द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। कंचन जी बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबे जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता है। नवीन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही जितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, बसपा से नेता है। जितेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं जितेंद्र जी आप ही के साथ में करूंगी कि पहले अखिलेश यादव का वार, उस पर मायावती का पलटवार, क्या कुछ कहेंगे? देखो अमनदीप जी, बात अखिलेश जी की या मायावती जी की या किसी अन्य नेता की नहीं है। बात है कि इस पूरे भारतवर्ष में मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके तहत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी और बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता और देश की जो जनता अमन, चैन, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर और कानून में विश्वास करती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। क्योंकि हमारे देश में अगर जनसंख्या और जाति के हिसाब से देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा संख्या बैकवर्ड और एससी की आती है। और एससी और बैकवर्ड का अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो आदरणीय बहन जी हो या कोई भी हो, मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री का सपना क्यों ना देखे। रही बात राष्ट्रपति की, जब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी आगे बढ़ रहे थे और प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे जनता की चॉइस थी, उस समय भी कांग्रेस और बीजेपी ने यही चाल चली थी कि हम आपको भारत का राष्ट्रपति बना देते हैं। वही चाल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के रूप में, अफवाह के रूप में आ रही है। मैं कहता हूं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की जो 20 करोड़ से ज्यादा की जनता है, उन्हें मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री का रूप में देखना चाहती हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। ये मामला। लेकिन जितेंद्र जी ये बात ठीक है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। ऐसे में अभी हाल ही में तो देखिए ना इलेक्शन हुए हैं,
देखा हमने कि कितना समर्थन मायावती को मिला है, उसके बाद में आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि पूरे देश का समर्थन मायावती को मिलेगा और वो प्रधानमंत्री बनेगी। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि ये संभव है? अमनदीप जी एक बात सुनो, आप संख्याओं के आंकड़ों में मतलब जो न्यूमरल्स है उसमें क्यों जा रहे हो? ये आंकड़े ही तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं ना सर, ये आंकड़े ही तो बनाते हैं ना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। मैं सुना रहा हूँ, आज 2 MP हुआ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे 8-10 साल पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत थी, जो हालत आज कांग्रेस की है वही हालत बीजेपी की थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कब जनता किस तरह से किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को अपना सिरमौर बना ले, कोई नहीं कहा जा सकता। रही बात बसपा की विचारधारा कभी भी किसी से समझौता नहीं करती है। बसपा की विचारधारा दलित, शोषित और बैकवर्ड और मुस्लिमों और खासकर सर्वजनों के लिए संविधान के तहत कानून की राय, अमन, चैन, विकास अपराध मुक्त की सरकार चाहती है। तो 100% आने वाले चुनाव में बसपा बहुत ही मजबूत होकर उभरेगी। ठीक है नवीन जी, आपका रुख करूंगी कि वार और पलटवार का दौर आप देख ही रहे हैं। आज मायावती ने भी कटाक्ष किया है अखिलेश यादव पर और कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मायावती जी को जिस तरीके का ऑफर भारतीय जनता पार्टी ने दिया था उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने के लिए, उसकी एक परिणति के रूप में उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों में ये स्पष्ट हुआ भी है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी वो दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गई है। और वही कारण रहा कि उनका 22% से वोट सिमट कर 10-12% पर आ गया और उनका मात्र एक विधायक चुनाव जीत सका। अल्टीमेटली उनका एक लक्ष्य था कि हम किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से रोकें और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। इसके पीछे एक और भी कारण है कि ईडी और सीबीआई का शिकंजा जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में कसा गया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सुगबुगाहट और वो भय बसपा के अंदर था, जिसकी वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी वहां सरेंडर हुई है। और अभी हमारे मित्र जितेंद्र जी बोल रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना हर एक को देखना चाहिए, भारत के हर नागरिक का अधिकार है, वो सपना कुछ भी बनने का देख सकता है। लेकिन प्रश्न इस बात का आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठकर बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी या वास्तव में दलित, शोषित और वंचितों की राजनीति करके बनेंगी? क्योंकि दलित, शोषित और वंचितों को उन 5 सालों में भी 2007 से 2012 के बीच में नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं। आपने दलितों और शोषित वंचितों को केवल भाषणों तक सीमित रखा है, आपने उनकी धरातल पर कहीं लड़ाई लड़ी नहीं है और ये अब दलित समाज समझ चुका है। यही कारण है कि 2022 लेकिन नवीन जी, जितेंद्र जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, आप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर ये आरोप लगा रही हैं, बीजेपी को समर्थन किया है, इसको साबित कैसे करेंगे? आप दोनों से ही मेरा सवाल है, एक एक कर जवाब दीजिएगा। देखो, जब 2012 का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और बसपा की सरकार गई थी। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने किसको वोट किया था और किसकी सहायता करी थी? क्योंकि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई है उसके बाद तुरंत प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं आपस का जो तालमेल है वो सपा और बीजेपी में रहता है, क्योंकि सपा के आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी कितनी बार संसद में भी और संसद के बाहर भी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की और आरएसएस की प्रशंसा कर चुके हैं। तो ये कहना कि बीएसपी पर अगर ये इल्जाम लगाते हैं ये सरासर गलत है, बेबुनियादी है। बीजेपी की विचारधारा अलग है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा मानवता युक्त है और संविधान के। जितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी ने कैसे सहयोग किया, इसको कैसे साबित करेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। हमको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरोप लगा रहे सर, आरोप लगा रहे हैं तो फैक्ट्स पर बात कीजिए ना। आप ऐसी हवाई बातें करेंगे, आप लोग इसी तरह की हवाई बात करेंगे। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कुछ फैक्ट्स पर भी तो बात। चलिए ठीक है, कंचन जी से जान लेते। कंचन जी, आप भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना कि कौन सी पार्टी ने समर्थन किया था आपको?
जी अमन जी, देखिए पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन ये जो बात है ना कि समर्थन किया, समर्थन हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था, समर्थन हमें उन लोगों ने किया था जिन लोगों के हितों के लिए हमने कार्य किया है और हम आगे करने का वादा करके उनको अब यहाँ तक लेकर के आए हैं और आगे करने की हमने शुरुआत, हम रुके नहीं, हम थमे नहीं, हम हमेशा उनके लिए लगे हुए हैं। उन लोगों ने विश्वास किया। सबसे पहले विश्वास की बात होती है। अगर आप पर विश्वास नहीं है तो आप किसी काम के नहीं होते। अगर आपका विश्वास उतर जाता है, जनता अगर आपको विश्वास से उतार देती है तो फिर आप व्यक्ति नहीं रहते, फिर आप सरकार नहीं रहते, आप शासन में होके भी नहीं होते। लेकिन ये हर एक व्यक्ति के हृदयों में भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा, जो कि विश्वास जिसको कहते हैं, और दोबारा से हम फिर शासन में आए। तो ये सोचने वाली बात है कि हमने वो सारे कार्य किए जो जनता के लिए आवश्यक थी, जो आप लोगों ने किए। जब बसपा की बात करूं मैं और अगर अखिलेश जी की बात करूं तो फिर इन लोगों के शासन व्यवस्था में ऐसी क्या कमियां रही। पहले तो आपको ये देखना चाहिए, एक दूसरे की खिंचाई, क्योंकि ये हारे हुए प्यादे हैं ना, तो एक दूसरे की ही खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ही पैरों को खींच रहे हैं। अरे भाई, अखिलेश जी की तो मैं बात ही क्या करूँ, गड्ढे में है, इसके बाद दूसरों को भी खुदक खुदक करके देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके का कार्य क्यों कर रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग आपसे नहीं संभल रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग यहाँ बात आ रहे हैं, आप उनको संभालिए। आपकी पार्टी बिखर चुकी है, आप कुछ बचे नहीं है, जनता ने आपको कुछ समझा नहीं है, कुछ देखा नहीं है। आप जिनकी बदौलत ये मान रहे हो कि इतनी सीटें हमारी आ रही है, मुझे लगता है कि कुछ जो खास लोग जो आज रोज चढ़े आपसे, अगर वो नहीं होते तो आप उसमें भी नहीं आते, आप वो भी सीटें लेकर नहीं आ पाते, क्योंकि आपका चरित्र जो था, पार्टी का चरित्र था, वो जनता के सामने था। क्योंकि जब 2012 देख करके आ रहे थे, लोगों ने देखा था, बहुत लंबा समय नहीं हुआ था अखिलेश शासन को, इसलिए आप यहाँ पर हो, ये व्यवस्था आपको, तो पहले आप अपने आप को देखो, तब जाकर प्रयास मायावती जी की खिंचाई करिएगा। और रही मायावती जी की बात, तो ये तो आप सभी लोग देखते हैं, ये देखने का हक है, लेकिन जनता जिसको बनाएगी वही बन सकता है जो जनता के हृदयों में रहने वाला व्यक्ति हो, जो जनता के लिए सोचने वाला व्यक्ति हो, वही अच्छे अच्छे पदों पर बैठना चाहिए और जनता जिससे स्वीकार करे उन्हीं को रहना चाहिए। ठीक है कंचन जी, हिंदू मुस्लिम रंग देने का भी आरोप लग रहा है बीजेपी पर, उस पर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले नवीन जी को सुन लेते हैं। अभी जितेंद्र जी जिस तरीके की चीज बता रहे थे वो सवाल मेरे से भी जुड़ा हुआ था। मैं एक चीज से बड़ा क्लियर कट स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों को अगर आप उठा के देखें, जनता हर चीज का मूल्यांकन करती है और आप लोग पत्रकार हैं, आप बेहतर मूल्यांकन करते हैं, आप लोग समझते हैं, ज्यादा समझते हैं। 2022 का बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था और उससे पहले 2017 लड़ी है, 2012 लड़ी है, 2007 भी लड़ी है, क्या उसी मनोदशा के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ा गया? नहीं लड़ा गया। 2022 में चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी ने केवल अगर कहीं लड़ा है तो वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ा है। भाजपा के खिलाफ वो कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ी है। जहां उन्होंने हमारे मजबूत कैंडिडेट थे वहां जातिगत समीकरण के आधार पर अपने कैंडिडेट को उतार दिया, भाजपा को वहां से मदद हुई है और इस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट। लेकिन नवीन जी, मैं फिर आपसे वही सवाल कर रही हूँ कि साबित कैसे करेंगे? नहीं, ये तो क्लियर कट साबित है, स्पष्ट है। दलित समाज इस चीज को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहा था और वोट तो आपको भी दिया था ना, वोट तो सर 3 बार आपको भी दिया था ना उसी समाज ने। अगर आप ही उत्थान कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती। हमारी पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है, पर्टिकुलरली किसी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के साथ सारे वर्ग, सारे समाज, सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पॉलिटिक्स करती है, हिंदुस्तान के अंदर जातिगत जहर बोती है, सवर्ण और दलितों को लड़ाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप लेके आते हैं, लड़वाने का काम करते हैं और आप बात कर रहे हैं सर्व समाज की। भारतीय जनता पार्टी को हक नहीं बनता है सर्व समाज की बात करने का। नवीन जी, जितेंद्र जी को सुन लेते हैं। जितेंद्र जी, नवीन जी को परेशानी बीजेपी से नहीं है। कंचन जी, मौका दूंगी आपको बोलने का, लेकिन यहाँ पर परेशानी बीजेपी से नहीं है। आपने हरा दिया समाजवादी पार्टी को। देखो, ये कहना तो सरासर गलत है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी अपने अनुसार चुनाव लड़ती है। दूसरा, सबसे पहले इस बार जो 2022 का चुनाव हुआ है, इसमें मुस्लिमों ने
100% समाजवादी पार्टी को वोट देकर जिताने की कोशिश करी है, लेकिन मुस्लिम समाज समझ चुका है कि अब समाजवादी पार्टी को इससे ज्यादा मौका नहीं दिया जा सकता है। अब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी ये समझ चुके हैं, अगर बीजेपी को सत्ता से कोई हटा सकती है पार्टी जिसका बेस वोट मजबूत है, जिसकी विचारधारा मजबूत है, वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। आने वाले चुनाव में मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और जो संविधान और कानून में विश्वास रखता है। ठीक है, तो आप भी वही बात कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोटर्स ने साथ दिया तो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगी मायावती। ठीक है सर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है सर, आने वाला वक्त बताएगा। कंचन जी, दोनों ही नेताओं के अमनदीप जी एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ। अमनदीप जी एक बात बोलिए। अमनदीप जी मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में आज मुस्लिम जो नेता हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आजम खां हो या कोई और दूसरे वो हो मुस्लिम जो चेहरा है, वो समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की करनी और कथनी में अलग है, और जितनी भी पार्टी हैं वो बाबा साहब की माला, गले में माला और विचारधारा पर ताला रख के काम करती हैं। जितेंद्र जी, आजम खान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इस तरह का जारी नहीं किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट ये है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ करा नहीं है मुस्लिमों के लिए और आजम खान के लिए। उनके समर्थक कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। सर पिछले 5 सालों से बीजेपी की सरकार है, अभी समाजवादी कैसे ही कुछ कर लेगी? मुझसे कह रहे हो? आप ही से सवाल था मेरा, लेकिन मैं इसका जवाब आगे लूंगी। समाजवादी पार्टी सर मौका तो देखिए सभी पार्टियों को दिया ना जनता ने। 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद में 3 बार समाजवादी पार्टी को मौका दिया। सर लूंगी आगे आपसे जवाब, लेकिन कंचन जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, उस पर जवाब दीजिएगा। और साथ ही जो हिंदू मुस्लिम रंग देने का आरोप बार बार बीजेपी पर लग रहा है, आज मायावती ने भी वही बात दोहराई है, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए अमन जी, अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई मायावती जी ने जिता दिया है, ठीक है, मैं अभी इस पर थोड़ा सा बात करने के लिए कोशिश करूंगी। मुझे ये संज्ञान में नहीं आ रहा, थोड़ा मुझे समझाने की कृपा करे सभा के प्रवक्ता। जब वही मायावती जी बबुआ और बुआ बनकर के साथ आए थे तो वो आपको नहीं जिता पाई, तो अब आप ये कैसे दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कह सकते हैं कि मायावती जी के द्वारा ही, मायावती जी की कृपा से भी जीत गई? पूरा तो समझने का विषय है। मुझे कुछ पहले आपको नहीं जिता पाई, तो आपके साथ रहकर के चुनाव लड़ रही थी। हमारे तो विपक्ष में थे, आप विपक्ष में थे, वो भी विपक्ष में थी, वो भी अपना चुनाव लड़ रही थी और आप भी चुनाव लड़ रहे थे। तो ये कहने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन वही बात है ना, सपा सब पर आरोप कर रही है, लेकिन अपने आप एक बार झाँक कर नहीं देखना चाहती है। सब पर ठीक है, आप किस पे ठीकरा छोड़ोगे? जब चुनाव होता है तो आप कहते हो कि आपने कोरोना का जो वैक्सीन लगा दिया है वो गलत है, वो बीजेपी का वैक्सीन था। इसके बाद आगे जब वोटिंग होती है तो आप कहते हैं नहीं, ईवीएम खराब था, उसमें से घपलेबाजी हो गई, नहीं वो तो मशीनें चेंज कर दी गई है। इसके बाद अब तीसरा पॉइंट आते हैं, मायावती जी के लिए ठीकरा उन पर छोड़ देते, नहीं मायावती जी ने सपोर्ट कर दिया। इसके बाद आप आते नहीं, बीजेपी जनता पागल है, जो कि कंचन जी वक्त की कमी है, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। कंचन जी वक्त की कमी मेरे पास में, जवाब ले लेते हैं नवीन जी से। कंचन जी, उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में कितनी रैलियां बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में की हैं? आपके पास यदि कोई आंकड़ा हो, जितेंद्र जी आपके पास कोई आंकड़ा हो बता दीजिए। सतीश मिश्रा जी जो बहुजन समाजवादी चुनाव आयोग आपके साथ दिक्कत ये है कि आप बीच में बोलते हैं। मैं आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल साइलेंट था। कंचन जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आगे मौका दूंगी मैं आपको बोलने का। कंचन जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। सुन लीजिए, सच को सुनने की आदत डालिए, सच्चाई को सुनने की आदत डालिए। 2022 के चुनाव में मायावती जी ने कितनी रैलियां कंचन जी आगे मौका दूंगी मैं आपको बोलने का। इसी तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी पहले चुनाव लड़ती चली आई है। आप यूं कहिए कि क्लीन स्वीप, एक साफ मैदान, रेड कारपेट बिछा के बसपा ने भाजपा के लिए दे दिया था। आज की तारीख में जिस तरीके से वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी का बड़ा है, जनता ने हम में विश्वास जताया, लेकिन जनता के साथ विश्वासघात करने का काम बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया।
जिसका समाजवादी परिणाम पार्टी ने तो भारतीय सभाएं जनता की पार्टी थी की ना, सरकार है, यात्राएं उत्तर की प्रदेश में, और थी। जनता उसको झेल नवीन जी, भुगत रही है। समाजवादी पार्टी ने तो सभाएं और यात्राएं की थी ना, फिर क्यों नहीं आपको बहुमत मिला? निश्चित तौर ठीक है पर सर, हमारा वोट एक प्रतिशत मेरा बढ़ा सवाल, है, बहुत एक काउंटर बढ़िया बढ़ा सवाल। है। ठीक है, ठीक है। और वही वोट प्रतिशत भाजपा के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन नवीन जी, 2024 का नवीन चुनाव जी, इनके लिए पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव पर ये बार बार आरोप लग रहे हैं कि वो नेताओं को साथ में रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कल ही हमने देखा कि शिवपाल यादव को लेकर उनका बयान सामने आया, ठीक है। उसके बाद में जो मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति हुआ करती थी कि सबको साथ लेकर चलते थे, इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मायावती जो कि समाजवादी पार्टी के एक वक्त में समर्थन में हमेशा से खड़ी होती थी, ना तो यहाँ पर चाचा भतीजा की बनती हुई देखी जा रही है, ना भुआ भतीजा की। आखिर क्यों? देखिए अमनदीप जी, 2012 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, तब से थोड़ी सी दूरियां चाचा और भतीजे की रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। चाचा हमेशा चाचा ही रहेंगे और भतीजे हमेशा भतीजे ही रहेंगे, ये बात तय है। क्योंकि ये रिश्ते जो हैं सार्वजनिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर और सार्वभौमिक तौर पर बनाए हुए, इन्हें हम और आप बदल नहीं सकते हैं। अखिलेश जी भी चाहेंगे तो नहीं बदल सकते हैं। वो चाचा हैं, शिवपाल जी चाचा ही रहेंगे। दूसरी बात ये है कि चाचा की इतनी नाराजगी के बाद 2018 में जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, बावजूद इसके चाचा हमारे साथ थे। प्रश्न ये है, चाचा आज भी हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, पूरे दावे के साथ मैं आज आपके इस मंच से कह रहा हूं। कारण क्या है? इसी मंच से सर प्रवक्ता बोल के जाते हैं, इसी मंच से प्रवक्ता विचारधारा के सर सुन लीजिए, ध्वजवाहक हैं, इसी मंच वो पर पूंजीवादी बसपा के व्यवस्था का प्रवक्ता बोल समर्थन के नहीं जाते कर हैं सकते। कि नजरअंदाजी किया जा रहा है उनको, एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। बार बार सर इसी मंच से आरोप लगाते हैं बसपा के प्रवक्ता। ऐसा है, नजरअंदाज तो भारतीय जनता पार्टी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ठीक है, किए गए। ठीक है नवीन जी, ये सब तो नवीन जी, चलता रहता है। ठीक है, ठीक है। कंचन जी को सुन लेते हैं। कंचन जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ठीक है, नवीन जी कहते हैं कि चाचा चाचा रहेंगे, लेकिन भतीजा कब बनेगा भतीजा? सम्मान देना लेना तो भतीजे के हाथ में है ना। नहीं देंगे तो बेचारे चाचा जाकर के पार्टी बना ही लेंगे ना। क्यों आपने सम्मान नहीं दिया? ये तो चाचा के लिए मैं भला कहूँ चाचा की कि चाचा सम्मान रख ले अपने रिश्तों का, कि वो पलट करके केवल एक सीट 34 सीट को लेकर के तकते हुए वो एक सीट में आ गए, जो कि उनके जहां पर एक छत्र उनका चलता है वही सीट पे बेचारे रह गए। ना उनके बेटे को देखा गया, ना उनको देखा गया, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने रिश्तों का ख्याल किया। लेकिन आप कब तक दबाओगे? अखिलेश जी एक छत्र राज करना चाहते हैं। जब मलाई की बारी आती है तो मलाई अकेले हम चाहेंगे, बाकी सब सहयोग करो, चाहे आजम जी कंचन जी, नवीन जी, मेरे पास वक्त की कमी है कि कर फाइनल कमेंट आप सभी से लूंगी। नवीन जी मौका दूंगी आगे आपको बोलने का। नवीन जी मौका दूंगी आगे। जितेंद्र जी आपके साथ में शुरुआत करूंगी, पूरे मामले को लेकर फाइनल कमेंट आपका। जी बताइए। मैं कहना चाहता हूँ अमनदीप जी, आने वाली जो चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ही जीतने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है? जो अखिलितों की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की और गरीबों की जो सुनेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संविधान और कानून की बात करेगा, विकास की और अपराध मुक्त की बात करेगा, वो विचारधारा आने वाले टाइम में मजबूत और सशक्त होकर बसपा की तरह ही राज्य। लेकिन इसके लिए जनता में भरोसा आप लोगों को जताना पड़ेगा। कंचन जी फाइनल कमेंट आपका, मैं चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए वही बात है ना, जैसे कन्नौज और कानपुर की खुशबू जो इत्र से आ रही थी ना, ऐसे भरोसा जनता के बीच में नहीं हो सकता, जो कि अखिलेश जी ने कभी कायम नहीं कर पाया और ना ही वो इस तरीके से वो कार्य कर पा रहे हैं। बस वो केवल दूसरों पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस्नैन परिदोष न्यारा, इससे काम नहीं चलेगा कि आप दूसरों पर ही आक्षेप लगाते रहे। पहले अपने आप को देखें, अपनी पार्टी को संभालें, केवल आप अकेले आसमान नहीं रख सकते। ठीक है नवीन जी। देखिए कंचन जी, मैं बहुत छोटे शब्दों में कहूँगा, हमने अपने आप को संभाल लिया है और संभालने का नतीजा ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी विचलित है, परेशान है। 2024 के चुनावों में उसको उत्तर प्रदेश में अपनी पराजय दिखाई दे रही है, सीटें खिसकती दिखाई दे रही हैं और यही कारण है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके वो उत्तर प्रदेश के हर प्रभावशाली नेता के ऊपर आक्रमण करके इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी न थकती है न डरती है। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ आपका मुकाबला करेंगे और 2024 में नवीन जी, कंचन जी, विधानसभा चुनाव तो आप देखिए निकल चुका है। अब 2024 में ही स्पष्ट होगा कि जनता किसका
समर्थन करती है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हों, रिजल्ट आ गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।